नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में पिछले दिनों एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कि ईसी की मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में बहुत सारे जो है वो निर्णय लिए गए। ये निर्णय रेगुलर कॉलेजेस को लेकर भी थे, नॉन टीचिंग स्टाफ को भी लेकर था, नए कोर्सेज को लेकर थे और साथ में एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स को लेकर भी थे। हमारे साथ मौजूद हैं सुनील शर्मा और जो कि ईसी सदस्य हैं और आपके मुद्दे उठाने के लिए जाने जाते हैं। उनसे आज जानेंगे कि क्या कुछ इस बार ईसी मीटिंग में हुआ और क्या आपको उम्मीद लगती है कि आने वाले समय में एग्ज़ाम्स का बेहतर रिफॉर्म हो पाएगा। स्वागत है सुनील जी हमारे चैनल पर। धन्यवाद मुनमुन जी। पहला सवाल सुनील जी आपसे यही है कि नॉन टीचिंग स्टाफ खासतौर पर जो कॉन्ट्रेक्चुअल है वो बहुत सालों से जो है वो ये डरा हुआ है कि उसके मतलब गर्दन पे तलवार अटकी हुई है, कभी भी उसकी नौकरी जा सकती है। इसी मीटिंग में उसको लेकर एक निर्णय भी हुआ। जी, सबसे पहले तो मुनमुन जी आपका धन्यवाद और आपको बधाई कि दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से संबंधित, प्राध्यापकों से संबंधित और विद्यार्थियों से संबंधित विषयों को आप अपने चैनल के माध्यम से उठाते हैं और बेबाकी से उठाते हैं, निडरता के साथ उठाते हैं। दूसरी बात, जो आपने सवाल किया, सवाल बिल्कुल जायज़ है क्योंकि यहाँ पर 1000 के करीब ऐसे कर्मचारी हैं जो कोई 1 दशक से, कोई 2 दशक से कॉन्ट्रैक्ट पे यहाँ पर काम कर रहा है और उनकी चिंता भी जायज़ है क्योंकि 9 से 5 काम करते हुए ना तो वो अब इस मना स्थिति में रहे हैं कि वो कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर सकें अच्छी तरीके से, और ना ही इसमें रहे हैं कि कोई नई नियुक्तियाँ निकलेंगी तो उनके अंदर जो है वो उनका एज डिबार भी हो चुका है। ऐसे में उनको ये संकट हमेशा लगा रहता था कि हमारी नियुक्ति आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, एक्सटेंशन होता है ये बार बार। तो इस बार की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर वाइस चांसलर साहब ने बड़ा आश्वस्त किया है कि जब तक ये साथी रिटायर नहीं हो जाते तब तक उन पदों पर कार्य करने वाले साथियों को विश्वविद्यालय के अंदर रखा जाएगा और जिस पद पर वो कार्य कर रहे हैं वो पद विज्ञापन के दौरान जो है वो विज्ञापित नहीं होगा। जो खाली पद हैं केवल उन्हीं के लिए विज्ञापन आगे से आएगा। तो ये एक तरफ से बहुत बड़ा आश्वासन इस बार की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में चेयर की तरफ से दिया गया और हमारे नॉन टीचिंग के साथी इस बात के लिए काफ़ी लंबा संघर्ष किया, बधाई के पात्र भी हैं, लेकिन दूसरे और साधन भी उनको अपने हक़ अधिकार के लिए जायज़ रखने चाहिए। आजकल न्यायालय भी ऐसे कर्मचारियों के प्रति जो कॉन्ट्रैक्ट में हैं, लंबे समय से हैं, बड़ा उदार भाव से अपनी जजमेंट देते हैं। हो सकता है कि कुछ सकारात्मक परिणाम आने वाले दिनों में आपको देखने को मिले न्यायालय के माध्यम से। जी, ये तो रही सर नॉन टीचिंग स्टाफ की बात। एसओएल को लेकर भी बहुत कुछ इसी मीटिंग में हुआ है। जी, एसओएल को लेके एक तो जो यूजीसी की एक किस्म से कह सकते हैं कि एक प्री रिक्विजिट कंडीशन थी आगे किसी भी डिस्टेंस मोड में कोर्स को चलाने की, तो यहाँ पर नाम बदला जाना काफ़ी दिनों से ड्यू था क्योंकि वो यूजीसी के रेगुलेशन के साथ मैच नहीं कर रहा था। यहाँ पे स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग था, उन्होंने अपना नाम एक ऑल ओवर द इंडिया एक जैसा नाम ही उन्होंने सजेस्ट कर रखा था। तो वो केवल एक नोमेनक्लेचर का मैटर था जिसके कारण से क्यों यूजीसी से पंगा लिया जाए, मैं तो सीधे सीधे कहूँगा, और उनके रूल रेगुलेशन हमारे ऊपर ठीक से लागू होते रहे। वहाँ से जो मदद हमें मिल सकती है वो मिलती रहनी चाहिए, खाली नाम में अड़े रहने से इसका कोई लाभ नहीं हो रहा था। तो इस बार की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने एसओएल के निमित्त ये नाम परिवर्तन वाला कार्य किया है और आगे संबंधित कार्रवाई वो यूजीसी के माध्यम से अपने साथ वो करेंगे। लेकिन एक विषय इस बीच में आया जो हमने उठाया कि सेंटर का नोमेनक्लेचर तो ठीक है, आप नाम बदल रहे हैं और सेंटर के साथ साथ प्रिंसिपल के पद का भी आप नाम बदल रहे हो, उसको डायरेक्टर के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर डायरेक्टर पद को लेकर बड़ी संशय लोगों के मन में रहती है।
कभी डायरेक्टर 60 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, फिर वो कोर्ट से जीत के आते हैं बेचारे, 5 साल 65 साल तक काम करते हैं, लेकिन 65 साल काम करने के बाद उनको पता चलता है कि उनकी तो नौकरी 60 साल की थी। फिजिकल एजुकेशन के अंदर भी कई डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो है 65 साल तक काम करते चले गए, लेकिन उनको पता चला कि उनकी नौकरी 62 साल तक थी। अब उनसे ज़बरदस्ती जो है वो पैसा वसूली हो रहा है, जिसको रिकवरी कहते हैं। तो इसको लेकर मैंने सवाल उठाया कि SOL का डायरेक्टर, यानी कि जो भी नोमेनक्लेचर बदला है, प्रिंसिपल तो 65 साल तक होता है, इस डायरेक्टर की समय अवधि क्या रहेगी, इसके बारे में मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल को क्लियर करना चाहिए। तो चेयर की तरफ से यह आश्वासन दिया गया है कि प्रत्येक, ऐसे ही मैंने NCWEB के डायरेक्टर की भी आयु सीमा के बारे में बात की थी, यानी कि जितने भी डायरेक्टर पोस्ट है उनकी आयु सीमा रिटायरमेंट की क्या रहने वाली है, वो पहले से जानकारी हो, कोई भ्रम में ना रहे। फिर आगे किसी को उस पर काम करना है नहीं करना है, ये उसकी व्यक्तिगत इच्छा होगी। तो इसको भी कहा गया, उन्होंने कहा कि अगले एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जितने प्रकार के डायरेक्टर्स हमारे यहाँ पर हैं उन सब की रिटायरमेंट एज क्या होगी, और इसके निमित्त एक एजेंडा आइटम बना के वाइस चांसलर साहब ने कहा कि अगली एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग में लेके आ जाए। जी, 4th ईयर को लेकर भी जो है वो काफ़ी कुछ हुआ। एक तो ये था कि 4th ईयर करने वाले स्टूडेंट्स डायरेक्ट PhD कर पाएंगे जी, तो इसको लेकर क्या हुआ। और एक चीज़ और भी है कि 4th ईयर की कोई समीक्षा भी की गई कि वाकई में 4th ईयर में स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट है कि नहीं है करने में। देखिए, NEP की समीक्षा को लेकर मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि वाइस चांसलर साहब मतलब इसमें संजीदगी नहीं दिखा रहे हैं, या ये दिखाएं कि उनकी रुचि नहीं है। कई बार आदमी को लगता है कि अगर मैंने इसकी समीक्षा की तो समीक्षा बैठक या समिति जिस तरीके से बुलाएंगे या बनाएंगे, तो समीक्षा समिति बनाते ही ये सवाल उठेगा कि आपने ये लागू किया और आपको समीक्षा करने की ज़रूरत पड़ी, तो इसमें कुछ नकारात्मकता रह गई है। लेकिन लोकतांत्रिक देशों में आगे बढ़ते समय अपने पिछले हर एक कार्य की चरणबद्ध तरीके से समीक्षा करते हुए आगे बढ़ने की एक परंपरा है। इसमें किसी को ऐसे लेना नहीं चाहिए ईगो पे कि मैंने समीक्षा समिति बनाई तो इसका कोई नकारात्मक भाव जाएगा। बिल्कुल नकारात्मक भाव नहीं जाएगा, वो होनी चाहिए। और इस बाबत कोई बात नहीं हुई। कोई समीक्षा समिति हमारे एकेडमिक काउंसिल में भी लोग उठाते रहते हैं, डूटा भी बार बार कहती है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इस बारे में कहा जाता है कि अब 4 सालाना कोर्स एक बार पूरा हो चुका है, तो इसकी कोई समीक्षा समिति बनानी चाहिए, उस पर कोई बात नहीं हुई। हाँ, 4 साल करने वाले बच्चे जो कि 7.5 के CGPS के साथ पास होंगे, उनको डायरेक्ट PhD में दाखिले का प्रावधान है, बशर्ते कि उन बच्चों ने 4थे साल में अपनी रिसर्च करते समय या उसके 1.5 साल के बाद तक, यानी कि रिजल्ट अनाउंस होने के 1.5 साल के बाद तक, अगर वे कोई स्कोपस पेपर निकालते हैं तो रिसर्च पेपर निकालते हैं, तो उनको उसी सुपरवाइजर के साथ PhD करने का मौका मिलेगा और 100% उनका दाखिला होगा विभाग के अंदर। लेकिन कॉलेज का टीचर उसमें सुपरविज़न का काम करेगा, जिसके साथ उसने 4th ईयर के अंदर रिसर्च का काम किया। मैं इसको एक अच्छा कदम मानता हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय ने 4th ईयर के अंदर बच्चों को आकर्षित करने के लिए ये अच्छा कदम उठाया है, ताकि आगे के स्कोप भी बच्चों को पता लगे, उनको पता लगेगा मेरा 1-1.5 साल 2 साल तो ऐसे ही बच जाएगा। ये अच्छा कदम। अच्छा, एक और भी चीज़ हो रही है कि अभी जिन बच्चों ने 4th ईयर ऑप्ट किया है उनकी क्लासेस को लेकर बड़ा वो है कि वो क्लासेस क्लस्टर में कराने की बात हो रही है। वो एक डूपा सेक्रेटरी ने एक पत्र लिखा था डीन ऑफ कॉलेजेस को। डूपा सेक्रेटरी के पत्र का मैंने 0 आवर्स के अंदर जिक्र किया था। वाइस चांसलर साहब ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कहा कि हमने इस पत्र पे कोई अभी संज्ञान नहीं लिया है। उस पत्र में देखिए, लिखते समय आदमी कुछ भी लिख सकता है, लेकिन अगर वो तर्क की कसौटी पर खड़ा ना उतरे तो उन पत्रों का कोई मतलब औचित्य नहीं बैठता है। अब मान लीजिए कि डूपा सेक्रेटरी की बात को हम मान लेते हैं, डूपा सेक्रेटरी क्या कह रही है कि जी क्लस्टर बना देंगे,
तो क्लस्टर बनाने से क्या होगा, तो एक कॉलेज जिसमें क्लस्टर नहीं बनेंगे यानी कि 4th ईयर नहीं पढ़ाया जाएगा, वो कॉलेज हो जाएगा 132 क्रेडिट्स का, और दूसरा कॉलेज जिसमें क्लस्टर में क्लास होंगी वो हो जाएगा 176 क्रेडिट्स का। या इसके उल्टा करके देख लीजिए, मेरे कॉलेज के अंदर एक कोर्स में 4th ईयर पढ़ाया जाएगा, यानी कि मेरे कॉलेज में एक क्लस्टर क्लास आ गई तो वो कोर्स पर्टिकुलर 176 क्रेडिट का हो जाएगा, दूसरा कोर्स 132 क्रेडिट्स का रह जाएगा। फिर दूसरी बात इसमें आई है कि एक कॉलेज के अंदर जिसमें क्लस्टर क्लास होंगी उसमें ही वे बच्चे पीएचडी भी कर पाएंगे जिनके 7.5 होंगे और स्कॉपस पेपर आ गए। तो जिन कॉलेजों में क्लस्टर क्लास नहीं है उनमें तो फिर पीएचडी ही नहीं होगी। अब देखिए ना, तर्क की कसौटी पे किसी भी बात को, तो कैसे कॉलेज हो जाएंगे, कॉलेज वन विद 132 क्रेडिट्स, अनदर कॉलेज इज 176 क्रेडिट, एक कॉलेज जो 4 ईयर पढ़ाएगा, एक कॉलेज जो 4 ईयर नहीं पढ़ाएगा, एक कॉलेज जिसमें 4 ईयर पढ़ाने के बाद डायरेक्ट पीएचडी होगी, और एक कॉलेज जिसमें 3 साल पढ़ाने के बाद यानी कि विद पीएचडी और विदाउट पीएचडी। इतने सारे इसके अंदर आयाम खुलेंगे, अगर इसको लागू करेंगे तो ये बिल्कुल एकदम एक मैस क्रिएट कर देगा। हाँ, मैस क्रिएट कर देगा, और पूरी एनईपी की धज्जियाँ ये लेटर उड़ा देगा जी। वो डूपा वाले किस भाव से लिखते हैं, देखिए हम उनकी एसोसिएशन पे सवाल तो उठाते नहीं, लेकिन उनके पास कोई आंकड़ा नहीं है। जब मैंने पूछा कि इसमें लिखा हुआ है कि जी कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट डूपा जैसी जिम्मेदार एसोसिएशन बिना एग्जैक्ट फिगर के लिखती है, जबकि उनके पास तो फिगर निकालना आसान है, किस कोर्स में किस कॉलेज ने कितने बच्चों ने एडमिशन लिया और वो टोटल का कितना परसेंटेज है वो तो तुरंत निकाल सकते हैं। उन्होंने निकाला नहीं, एक वेग लेटर लिख दिया, वो भुगतते रहे डीयू प्रशासन, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तब फंसेंगे। तो मैंने ये भी कहा कि एक साल में ही ऐसा एक्सपेरिमेंट करना ठीक भी नहीं है, इसको 1-2 साल चलाते हैं फिर कोई इसके बारे में सोचेंगे। जी। और सुनील जी, इस समय जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के 6th सेमेस्टर का कोई भी रिजल्ट नहीं आया है, और रेगुलर के अभी जो 8th सेमेस्टर के रिजल्ट आए उसमें भी काफ़ी डिस्क्रिपेंसी है। इसी में मामला एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स को लेकर भी उठा है। आया था, देखिए इसी में एसओएल के उस रिजल्ट के बारे में भी 8th के बारे में आया था। मैं उसको ये मानता हूँ कि वो एक क्लैरिकल गलती है। स्टूडेंट्स ने काम किया है, उनको मार्क्स अवार्ड हुए हैं, जिस भी संबंधित व्यक्ति ने पोर्टल पे उनके मार्क्स चढ़ाने थे उस संबंधित व्यक्ति ने उसमें चढ़ानी, ये क्लैरिकल काम होता है। इसमें टीचर की जिम्मेदारी, टीचर ने तो क्या करना है, अपना काम किया, अपने मार्क्स अवार्ड के और नॉन टीचिंग को सबमिट कर दिए। तो जो भी संबंधित व्यक्ति है जिसने उस अवार्ड को उसके रिजल्ट में चढ़ाना था, जो उनको मार्क्स मिला वो नहीं चढ़ाया, उसके कारण ये अनियमितता आ गई है। लेकिन ये अनियमितता ऐसी नहीं है कि ये दूर नहीं की जा सकती। आजकल कंप्यूटर का ज़माना, बहुत जल्दी से उसमें डाटा अपलोड हो जाता है और नया रिजल्ट निकल जाता है जी। उसमें कोई मैनिपुलेशन तो है नहीं, वो उन बच्चों ने काम किया हुआ है, उनके मार्क्स आए हुए हैं, जैसे ही क्लैरिकल होगा वो उस क्लैरिकल मतलब उनके मार्क्स अपडेट हो जाएंगे। अपडेट हो जाएंगे, होने ही चाहिए, क्यों नहीं हो जाएंगे। गलती रह जाती है, कई रिजल्ट्स में गलती रह जाती है। अंडर ग्रेजुएशन में भी मतलब कई जगह मेरे पास बच्चों ने आए कि सर हमारा रिजल्ट आ गया, लेकिन एक पेपर के अंदर हमारी पूरी क्लास को जो है वो अब्सेंट दिखा दिया। तो ऐसी भी बातें आई, तो हमने एग्ज़ाम कंट्रोलर के संज्ञान में लेके आए, उन्होंने उसको दुरुस्त किया कि कोई पेपर रह गया, कोई बंडल रह गया, एग्ज़ाम का रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर करने के चक्कर में ये सारी चीज़ें अनियमितताएं कई बार रह जाती है। जी। तो एग्ज़ाम के रिफॉर्म्स को लेकर भी हमने सुना है कि वाइस चांसलर ने एक कमेटी का गठन किया है। किया है कि देखिए इसमें क्या है कि नया मोड आया है, एनईपी आ गया, और हम अभी पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम को चला रहे हैं एनुअल मोड के ठर्रे पे। जिस तरीके से एनुअल मोड में काम होता था उस तरीके, और एनुअल मोड के बाद तो आपका सेमेस्टर सिस्टम भी आ गया था, उसके बाद आपका LOCF भी आ गया, उसके बाद आपका जो है ये एक बार दिनेश सिंह जी बीच में FIUP वैसे लेके आ गए थे, अब आपका UGCF आ गया जो 4th ईयर 8 सेमेस्टर के अंदर है। जब एनुअल मोड में उसमें कुल मिला के 3-4 पेपर होते थे पर ईयर, सेमेस्टर सिस्टम में पर सेमेस्टर 4 पेपर होने लगे।
अब एनईपी के अंदर पर सेमेस्टर 7 पेपर होने लगे बच्चों के। तो जो डायनेमिक्स चेंज हुई है उसके अकॉर्डिंग आप अपने पूरे सिस्टम को नहीं बदलोगे तो फिर यही होगा कि कभी हमारी छुट्टियों में उनके जो है वो डेट शीट पड़ेंगी और टीचर इस बात के लिए चिल्लाएंगे कि हमको ज़बरदस्ती बुलाया जा रहा है। एक साइंटिफिक तरीके से एक रोड मैप बनाने के लिए एग्जामिनेशन का और भी बहुत सारे मुद्दे वहाँ पर आए थे, उन मुद्दों के विस्तार में बात करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, लेकिन वाइस चांसलर साहब ने बड़ी संजीदगी से इस बात को देखते हुए एक कमेटी बनाई है जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स भी हैं और हम इलेक्टेड मेंबर भी उसके अंदर हैं। ईसी के इलेक्टेड मेंबर उसके अंदर है। मिथुराज है, मैं हूँ, अमन जी हैं, राजपाल जी हैं। उस टाइम पे हम 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर वहाँ पर सभा में उपस्थित थे जब ये कमेटी बनी थी। तो ये कमेटी काम करेगी, उम्मीद है कि अगले सेमेस्टर से आगे होगी सर। अभी इसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई क्योंकि मिनट्स बने नहीं है, आए नहीं है हमारे पास। जैसे ही अधिसूचना जारी होगी कभी भी आ जाएंगे, लेकिन मैं यही उम्मीद करता हूँ कि अगले सेमेस्टर से पहले कुछ ठीक वैज्ञानिक तरीके से इसके ऊपर बात होकर इसको ठीक किया जाए ताकि एग्ज़ाम ठीक से हो। यानी हम आगे ये उम्मीद करके चलें कि एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स होंगे और वो व्यवहारिक रूप में दिखेंगे भी। तो सुधार के लिए ही कमेटी बनाई है, सुधार होंगे तो अच्छी बात है जी, नहीं होंगे तो ठीक है, हमारे पास भी रास्ता है। हम नहीं, हमारी कोई बात मानेगा तो हम भी अपनी नोट ऑफ डाइसेंट दे के आ जाएंगे। हम लोकतंत्र में और क्या कर सकते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, हमें समझ देने। थैंक यू। तो आपने सुना सुनील शर्मा जी को जो कि ईसी मेंबर हैं। उन्होंने बताया कि जो ड्यू के कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के ऊपर जो नॉन टीचिंग उनकी तलवार लटकी हुई थी उन्हें कभी भी हटाए जाने की फ़िलहाल जो है वो तलवार जो है वो हटा ली गई है। इसके अलावा एसओएल अब नए नाम से जो है वो जाना जाएगा और साथ में एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए कमेटी बना दी गई है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में जब इस कमेटी की मीटिंग होगी, कमेटी क्या सिफारिशें करेंगी एग्ज़ाम सिस्टम में सुधार के लिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।